जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, शानदार होंगे, जानदार होंगे, मस्त होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 के साइंस के चैप्टर 2 आम्ल क्षार एवं लवण को देखेंगे। यहाँ से आप लोग को कई प्रश्न आप लोग को एग्जाम में देखने को मिलता है। तो आज इस चैप्टर को हम लोग अध्ययन करेंगे और इससे रिलेटेड जो भी प्रश्न बनेंगे उन प्रश्नों को हम लोग आज अध्ययन करेंगे। इस वीडियो में आज हम लोग सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों टाइप के प्रश्नों को देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को देख लेते हैं, जो कि सारे के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। फिर हम लोग सब्जेक्टिव प्रश्नों पर ध्यान देंगे। तो आइए हम लोग सबसे पहले ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को देखेंगे। ठीक है, देखिए चैप्टर का जो नाम है बच्चों, आप सब याद रखिएगा, आम्ल क्षार और लवण। वैसे आप लोग को पता है कि अम्ल क्या है। ठीक है, तो आर्हेनियस के अनुसार अम्ल वे रासायनिक पदार्थ है जिसका जलीय विलयन हाइड्रोजन आयन प्रदान करता है। ठीक है, क्या करता है, तो जिसका जलीय विलयन हाइड्रोजन आयन प्रदान करता है। ठीक है, ये किसने कहा था, तो बच्चों आप सब याद रखोगे, आर्हेनियस ने कहा था। ठीक है, देखिए अम्ल क्या होता है, तो अम्ल स्वाद में खट्टा होता है। आप सब याद रखोगे, अम्ल स्वाद में खट्टा होता है। इनका जो पीएच मान है बच्चों, वो 7 से कम होता है। क्या होता है, 7 से कम होता है। ठीक है, इसका जलीय विलयन क्या करता है, तो बच्चों हाइड्रोजन आयन प्रदान करता है। आप सभी याद रखिएगा, ये नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। ठीक है, आप सभी याद रखिएगा, अन्य नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है कौन, अम्ल करता है। ठीक है, जबकि ये क्षार क्षार का है, तो क्षार का पीएच मान जो होता है बच्चों, आप सभी याद रखिएगा, 7 से अधिक होता है। ये लाल लिटमस पत्र को लाल कर देता है, लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। ठीक है, इसका जलीय विलयन जो है वो हाइड्रोक्सिल आयन प्रदान करता है। इसे भी आप याद रखेंगे, ये बेसिक जानकारी थी। चलिए, लवण जो होता है, लवण का पीएच मान 7 होता है। ठीक है, लवण का निर्माण कैसे होता है बच्चों, सब याद रखिएगा, अम्ल और क्षार को आपस में मिलने से लवण का निर्माण होता है। ठीक है, और जिस प्रक्रिया के द्वारा होता है उसको हम लोग उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, जब प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार आपस में मिलता है तो लवण का निर्माण होता है, जिनका पीएच मान क्या होता है, 7 होता है। चलिए चलिए देखोगे यहाँ पे कि कोई विलयन, ठीक है बच्चों, कोई विलयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, तो इनका पीएच मान क्या हो सकता है, आप लोग समझने की बात है। ठीक है, कि कह रहा है कि लाल लिटमस पत्र, तो लाल लिटमस पत्र को नीला कौन करता है बच्चों, अभी जस्ट हमने पहले पढ़ाया कि क्षार क्षार का पीएच मान क्या होता है, तो 7 से प्लस होता है। ठीक है, यानी कि क्षार 7 से जितना अधिक होगा ये प्रबल क्षार होगा, यानी कि इसमें क्षारिकता का गुण जो है वो बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो कह रहा है कि लिटमस को नीला कर देता है, इसका पीएच मान क्या होगा, तो जो भी होगा वो 7 से अधिक होगा। तो पहला बोला है 1, तो 1 तो नहीं हो सकता है, चूँकि 1 जिसका पीएच मान होगा वो अम्ल होगा और ये प्रबल अम्ल होने की संभावना है। ठीक है, 4 भी क्या होता है, तो 4 भी जो है बच्चों ये अम्ल का है। ठीक है, 5 इसका भी मान क्या है, 7 से कम है, तो ये भी तो नहीं हो सकता है। तो यहाँ ऑप्शन बच जाता है डी, यानी कि जो इसका पीएच मान होगा वो डी होगा। चलिए, आप लोग याद रखिएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड इनका सबसे अधिक पीएच मान होता है 14। ठीक है, यानी ये सबसे प्रबल क्षार है। अगर आप लोग सबसे अधिक कम पूछे HCl, ठीक है, इनका जो है सबसे कम पीएच मान होता है 0। इसके बाद आपसे पूछे H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, इसका 0 पॉइंट कुछ होता है, यानी कि 1 के लगभग में इसको माना जाता है। ठीक है, इसका उपयोग बैटरियों में किया जाता है। चलिए, प्रश्न संख्या 2 कह रहा है बच्चों कि कोई विलयन अंडे के पिसे हुए कवच से अभिक्रिया कर एक गैस उत्पन्न करता है जो चूने के पानी को दूधिया कर देती है, तो इस विलयन में क्या होगा। देखिए, कहने का अर्थ है कि कोई विलयन अंडे के पिसे हुए कवच से अभिक्रिया कर एक गैस उत्पन्न करता है जो चूने के पानी को दूधिया कर देती है, तो इस विलयन में क्या होगा। तो इस विलयन में क्या हो सकता है बच्चों, तो निश्चित है कि इस विलयन में अम्ल होगा। क्या होगा, तो अम्ल होगा। देखिए यहाँ पे ये लवण है, NaCl किसका है बच्चों, तो कई देखिए सोडियम क्लोराइड है ना, तो ये है नमक का सूत्र है, आप सब याद रखिएगा, नमक का। ठीक है, तो यहाँ पे सही हो जाएगा आपका HCl, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। चलिए, नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 3 कह रहा है
कि सोडियम हाइड्रोक्साइड के 10 मिलीलीटर विलयन हाइड्रोक्लोरिक के 8 मिलीलीटर विलयन से पूर्णतः उदासीन हो जाता है। यदि हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के उसी विलयन को 20 मिलीलीटर लें तो इसे उदासीन करने के लिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के उसी विलयन की कितनी मात्रा की आवश्यकता होगी। ये न्यूमेरिकल है बच्चों, इसको बनाना होगा, ठीक है। सिर्फ इसका आंसर याद रख लीजिए 16 मिलीलीटर। चलिए नेक्स्ट है, कह रहा है कि अपच का उपचार करने के लिए निम्न में से किस औषधि का उपयोग करते हैं। तो बच्चों हम लोग को पता है कि अपच का उपचार करने के लिए एंटासिड का उपयोग करते हैं। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एंटासिड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है प्लास्टर ऑफ पेरिस किसके द्वारा कठोर होता है। देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है बच्चों ये किसके द्वारा कठोर होता है, ठीक है। पानी के साथ संयोजन, पानी द्वारा, ठीक है, CO2 और CO2 के साथ संयोजन। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस किसके साथ तीव्रता से अभिक्रिया करता है, तो जल के साथ में, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये, पानी के साथ में। चलिए, इमली में पाए जाने वाले अम्ल कौन है, यानी इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो बच्चों आप सभी को याद है कि इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो टार्टरिक अम्ल पाया जाता है, ठीक है। डी नंबर में ऑप्शन दिया हुआ है लैक्टिक अम्ल। लैक्टिक अम्ल किस में पाया जाता है, तो बच्चों याद रखिएगा दही में, ठीक है। ऑक्सैलिक अम्ल किस में पाया जाता है, तो आप रखिएगा टमाटर में, ठीक है। टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाएगा, तो ऑक्सैलिक अम्ल। चलिए नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, ठीक है बच्चों। ये है अति लघु उत्तरीय प्रश्न, जिसका आंसर आप लोग को एक वर्ड में या तो फिर एक शब्दों में या तो फिर एक वाक्य में देना है, ठीक है। इसे कहने का अर्थ है CaOCl2 यौगिक का प्रचलित नाम क्या है। तो CaOCl2 किसका नाम है, तो विरंजक चूर्ण का है। आपसे पूछा जाता है कि विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या है, ठीक है। तो आप सभी याद रखोगे CaOCl2। नेक्स्ट है बच्चों, उस पदार्थ का नाम बताइए जो क्लोरीन से क्रिया करके विरंजक चूर्ण बनाता है, ठीक है। तो क्या प्रश्न क्या है कि उस पदार्थ का नाम बताइए जो क्लोरीन से अभिक्रिया करके, तो उस पदार्थ का नाम क्या होगा, बुझा हुआ चूना। क्या होगा बच्चों, बुझा हुआ चूना। देखिए एक है CaO, ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड, इसका नाम है बिना बुझा हुआ चूना। याद रखिएगा बिना बुझा हुआ चूना। अगर आपसे पूछे कि बुझा हुआ चूना का सूत्र क्या है, तो बच्चों याद रखिएगा CaOH2, इसका नाम क्या है, तो बुझा हुआ चूना। अगर ये क्लोरीन से अभिक्रिया कर ले तो बनाता है CaOCl2, जिसका हम लोग नाम है विरंजक चूर्ण। क्या है, विरंजक चूर्ण। चलिए अगला प्रश्न है बच्चों कि कठोर जल को मृदु करने के लिए किस सोडियम यौगिक का उपयोग किया जाता है। देखिए कठोर जल को मृदु करने के लिए किस सोडियम यौगिक का उपयोग किया जाता है, तो सोडियम कार्बोनेट का उपयोग किया जाता है, जिसका हम लोग नाम है धोवन सोडा, ठीक है। Na2CO3 Na2CO3। आपसे पूछा जाता है कि धोवन सोडा का रासायनिक सूत्र लिखे, तो याद रखिएगा Na2CO3, ठीक है, सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। चलिए एक आपसे पूछा जाता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3 NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिसका नाम क्या है, बेकिंग सोडा। याद रखिएगा बेकिंग सोडा। टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, ठीक है। तो बच्चों टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो ऑक्सैलिक अम्ल पाया जाता है, ठीक है। अब कई बार प्रश्न पूछा जाता है, याद रखिएगा, ठीक है, कि बिच्छू के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो बिच्छू के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, फॉर्मिक अम्ल। आप सब याद रखोगे फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है, ठीक है, फॉर्मिक अम्ल। चलिए प्रश्न संख्या 5 देखिए, यहाँ पे चींटी के, यहाँ पे डंस है, गलत टाइपिंग है। चींटी के डंक में उपस्थित अम्ल का नाम बताया। अभी हमने जस्ट बताया था फॉर्मिक अम्ल, इसी का दूसरा नाम है बच्चों मेथेनोइक अम्ल, ठीक है। आप सब याद रखिएगा मेथेनोइक अम्ल। चलिए अगला प्रश्न है, ठीक है, जो लघु उत्तरीय प्रश्न है।
यहाँ 2 मार्क्स का प्रश्न आपसे पूछेगा। ठीक है, जितने लघु उत्तरीय प्रश्न रहेगा वो सारे 2 मार्क्स का रहेंगे। कह रहा है आश्रित जल विद्युत का चालक क्यों नहीं होता है जबकि वर्षा जल तो होता है। ठीक है, कहने का अर्थ है बच्चों इसका कि जो आश्रित जल होता है वो विद्युत का चालक क्यों नहीं होता है जबकि वर्षा जल होता है। तो आश्रित जल शुद्ध होते हैं जिनमें आयन नहीं होता है। ठीक है, जिस कारण से आयन नहीं होता है जिस कारण से विद्युत का चालन नहीं कर पाता है। जबकि वर्षा जल में जब वर्षा जल गिरती है, ठीक है, पृथ्वी पर, तो उसमें वायुमंडल में क्या होता है कि कई अम्ल इसमें विद्यमान हो जाते हैं, जिस कारण से क्या होता है कि हाइड्रोजन आयन को प्रदान करते हैं, जिस कारण ये विद्युत का चालन करता है। ठीक है, आप लोग सटीक याद रखिएगा कि आश्रित जल विद्युत का चालन नहीं करता है क्योंकि ये आयन प्रदान नहीं करता है। जबकि वर्षा जल जब पृथ्वी पर गिरती है तो वायुमंडल में कई ऐसे गैस होते हैं जो अम्लीय होते हैं। ठीक है, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये जल में मिल जाते हैं और जल में मिलने के कारण क्या होता है, अम्लीय बना देता है, जिससे हाइड्रोजन आयन प्रदान होता है। फलतः क्या होता है कि विद्युत का ये चालन करने लगता है। नेक्स्ट है बच्चों क्वेश्चन नंबर 2। कह रहा है जल की अनुपस्थिति में अम्ल का व्यवहार अम्लीय क्यों नहीं होता है। देखिए, जल की अनुपस्थिति में अम्ल का व्यवहार क्यों क्या है, अम्ल का व्यवहार अम्लीय क्यों नहीं। तो बच्चों आप लोग को पता है कि जल की अनुपस्थिति में जो है अम्ल हाइड्रोजन आयन प्रदान नहीं कर पाता है। ठीक है, यानी जल की अनुपस्थिति में जो है हाइड्रोजन आयन प्रदान नहीं करता है अम्ल, जिस कारण से क्या होती है कि अम्लीय नहीं होती है। देखिएगा आंसर दिया है क्योंकि जल की अनुपस्थिति में अम्ल हाइड्रोजन आयन उत्पन्न नहीं कर पाते हैं। ठीक है, इसलिए अम्ल का व्यवहार अम्लीय नहीं होता है। केवल जल की उपस्थिति में ही अम्ल हाइड्रोजन आयन उत्पन्न कर पाते हैं। ठीक है, प्रश्न क्या अगला है, कह रहा है बच्चों कि ताजे दूध के पीएच मान 6 होता है। दही बन जाने पर इसके पीएच मान में क्या परिवर्तन हो गया। देखिए, जो दूध होता है बच्चों इसका पीएच मान कितना होता है, तो कहोगे सर 6.4 होता है। ठीक है, ये तो उतना खट्टा नहीं होता है, लेकिन जब ये दही बन जाएगा, दूध से दही में परिवर्तन कौन करता है। ठीक है, तो लैक्टोबैसिलस जीवाणु करता है। कौन सा जीवाणु करता है, लैक्टोबैसिलस जीवाणु करता है। ठीक है, तो जब दूध था इसका पीएच मान 6.4 था, तो यहाँ से ये जब दही बन गया बच्चों तो इनका पीएच मान क्या होगा, और घट जाएगा। ठीक है, क्योंकि दूध से दही जो होता है वो खट्टा होता है। अब दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। तो क्या होगा, इसका जो भी पीएच मान होगा वो 6.4 से कम हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, उदासीनीकरण अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, इसका उदाहरण दीजिए। उदासीनीकरण अभिक्रिया, देखिए बच्चों, जब अम्ल और क्षार परस्पर अभिक्रिया करते हैं और उनके फलस्वरूप लवण तथा जल का निर्माण होता है, तो ऐसी अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, जैसे अगर यहाँ मान के चले अम्ल और ये क्षार आपस में मिले तो इसके द्वारा लवण तथा जल का निर्माण होता है। लवण तथा जल का निर्माण होता है। ठीक है, तो इस अभिक्रिया को हम लोग क्या कहेंगे बच्चों, तो उदासीनीकरण अभिक्रिया कहेंगे। जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये है सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या है, क्षार। ठीक है, ये अभिक्रिया करेगा अम्ल से जिसका नाम है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसके फलस्वरूप बनाएगा NaCl जिसका नाम है सोडियम क्लोराइड, इसी को हम लोग कहते हैं नमक, और जल बनाएगा। ठीक है, तो इस अभिक्रिया को क्या कहेंगे, उदासीनीकरण अभिक्रिया। चलिए अगला है प्रश्न संख्या 5 में कह रहा है प्लास्टर ऑफ पेरिस की जल के साथ अभिक्रिया के लिए समीकरण लिखिए। यानी जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है बच्चों, इसका जल के साथ अभिक्रिया को दिखाना है। तो जब प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसका सूत्र क्या होता है, CH4 × 12H2O, जल के साथ अभिक्रिया करता है तो जिप्सम का निर्माण कर देता है। ठीक है, इसलिए प्लास्टर ऑफ पेरिस को रखा जाता है आर्द्ररोधी बर्तनों में,
जहाँ आर्द्रता ना हो। ठीक है, क्योंकि जहाँ नमी होगा ये तुरंत जल से अभिक्रिया करेगा और जिप्सम का निर्माण कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए CaSO4 इंटू हाफ H2O प्लस, ठीक है, हाफ यानी कि जिसको हम लोग कहते हैं 1.5 H2O इक्वल टू CaSO4 इंटू 2H2O। ठीक है, ये जिप्सम का सूत्र है, आप सब याद रखिएगा, जिप्सम का सूत्र है। ठीक है, और ये क्या है, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र है। इसीलिए प्लास्टर ऑफ पेरिस को जो है आर्द्ररोधी बर्तनों में रखा जाता है। ठीक है, फिर से एक बार देखते हैं, जब प्लास्टर ऑफ पेरिस को जल के साथ अभिक्रिया करता है, ठीक है, तो अभिक्रिया कराया जाता है, तो ये क्या करता है, अति शीघ्र जिप्सम का निर्माण कर देता है। प्रश्न संख्या 6 कह रहा है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के विलयन को गर्म करने पर क्या होगा। इस अभिक्रिया के लिए एक समीकरण लिखिए बच्चों। कहने का अर्थ है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है, NaHCO3 यानी कि बेकिंग सोडा के विलयन को गर्म करने पर यह सोडियम कार्बोनेट जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करता है। ठीक है, यानी कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है, इसको क्या करें, जैसे हम लोग गर्म करेंगे तो गर्म करने पर यह करें सोडियम कार्बोनेट जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करेगा। ठीक है, तो यह अभिक्रिया आप लोग को लिख देना है। नेक्स्ट है बच्चों, ठीक है, प्रश्न संख्या 8 कह रहा है हाइड्रोजन आयन की सांद्रता का विलयन की प्रकृति पर क्या प्रभाव पड़ता है। यानी जो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता होती है उनका विलयन की प्रकृति पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता बढ़ने पर विलयन की अम्लता बढ़ जाती है। ठीक है, जबकि क्षारकता क्या होता है, घट जाती है। जबकि हाइड्रोजन आयन की सांद्रता कम होने पर विलयन की क्षारीय गुण बढ़ जाता है। देखिए बच्चों, यानी कि जो अधिक हाइड्रोजन आयन प्रदान करेगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, प्रबल अम्ल। तो प्रबल अम्ल कहेंगे मतलब उसमें अम्लता अधिक है, तभी तो ये हाइड्रोजन आयन अधिक प्रदान कर रहे हैं। और अगर कोई ऐसा पदार्थ है जो कम मात्रा में हाइड्रोजन आयन प्रदान कर रहे हैं तो कह सकते हैं कि ये सर क्षार है, यानी कि उसमें जो अम्लता की गुण है वो दिन ब दिन धीरे धीरे क्या हो रही है कि कम हो रही है। ठीक है, और हाइड्रोक्सिल आयन अगर प्रदान करने लगे तो कहेंगे सर कि ये क्षार है। ठीक है, तो क्षार का जलीय विलयन क्या करता है, हाइड्रोक्सिल आयन प्रदान करता है, जबकि अम्ल का जलीय विलयन जो है वो हाइड्रोजन आयन प्रदान करता है। ठीक है, जैसे जैसे हाइड्रोजन आयन की सांद्रता बढ़ेगी, ठीक है, तो क्या होगा, अम्लता की जो गुण होता है वो बढ़ता जाता है, यानी अम्ल की मात्रा में वृद्धि होती जाती है। चलिए नेक्स्ट है बच्चों, देखिए यहाँ पे प्रश्न है कि एक ग्वाला ताजे दूध में थोड़ा बेकिंग सोडा मिला देता है, क्यों। ठीक है, यानी जो ग्वाला होते हैं देखिएगा वो दूध को फटने से बचने के लिए उसमें क्या होता है कि बेकिंग सोडा का उपयोग किया जाता है, क्यों। ठीक है, देखते हैं, मिलाता है। पहला में कह रहा है कि ताजे दूध के pH मान को 6 से बदलकर थोड़ा क्षारीय क्यों बना देता है, इस दूध को दही बनने में अधिक समय क्यों लगता है। ठीक है, तो दोनों प्रश्नों को हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो कह रहा है एक ग्वाला ताजे दूध में थोड़ा बेकिंग सोडा मिला जाता है, इसलिए मिला दिया जाता है क्योंकि ये जो दूध होता है बाबू, ये दूध जल्दी से फट ना जाए, यानी कि ये खराब ना हो जाए। ये नंबर में पूछ रहा है कि ताज़ा दूध के pH मान को 6 से बदलकर थोड़ा क्षारीय क्यों बना देता है, क्योंकि बेकिंग सोडा की प्रकृति क्षारीय होती है। यह दूध के pH मान को बढ़ा देता है जिसके कारण दूध अधिक समय तक खराब नहीं होता है। ठीक है, चलिए दूसरा में पूछा है कि इस दूध को दही बनने में अधिक समय क्यों लगता है। ठीक है, तो इसलिए लगता है क्योंकि दूध के क्षारीय गुण को लैक्टिक अम्ल के द्वारा उदासीन करने के बाद ही दही का निर्माण होता है जिसमें अधिक समय लगता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार रिपीट किया गया है। तो अम्ल को तनुकृत समय करते समय यह क्यों अनुशंसित करते हैं कि अम्ल को जल में मिलाना चाहिए, ना कि जल को अम्ल में। यानी जब अम्ल को तनुकृत करते हैं, ठीक है, तो यह क्यों अनुशंसित करते हैं कि अम्ल को जल में मिलाना चाहिए, ना कि जल को अम्ल में। देखिए जल में अम्ल घुलने से की प्रक्रिया अत्यंत ऊष्मा क्षेपी होती है, यानी कि इसमें क्या होती है, ऊष्मा उत्पन्न होती है। सांद्र अम्ल में जल मिलाने पर उत्पन्न हुई ऊष्मा के कारण
मिश्रण अस्फलित होकर बाहर आ सकता है। मतलब समझने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है, इस लैंग्वेज को मत समझिए। यानी कि जब अम्ल जल में अम्ल मिलाया जाता है तो इसमें ऊष्मा उत्पन्न होती है, और जिसके कारण क्या होती है, जो ऊष्मा होती है वो जो पात्र होता है उस पात्र से उछल करके बाहर आ जा सकती है, जिससे हमें जलने की खतरा बन जाएगी, और ये पात्र भी क्या होगा, टूट सकता है। ठीक है, इसलिए क्या करना चाहिए, हमें उस पात्र को, पात्र मतलब उस बर्तन को धीरे 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 हिलाते रहना चाहिए। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट है बच्चों, धोवन सोडा एवं बेकिंग सोडा के दो दो उपयोग को लिखें। यानी जो धोवन सोडा है और जो बेकिंग सोडा है, इनके दो दो उपयोग को पूछ रहा है। ठीक है, तो पहला कह रहा है धोवन सोडा, ठीक है, इनके उपयोग। तो धोवन सोडा का उपयोग तो हर कोई जानता है, कांच, साबुन एवं कागज उद्योग में होता है और घरों के साफ सफाई में किया जाता है। जबकि बेकिंग सोडा का क्या उपयोग है बच्चों, तो आप सभी याद रखोगे, सोडा अम्ल की, ठीक है, सोडा या अम्ल अग्निशामक में खाने की चीज़ों को मुलायम करने के, जैसे आप लोग देखेंगे पकौड़े वगैरह अगर आप लोग खाए होंगे, ठीक है, तो अगर खजारे वगैरह खाए होंगे तो इसमें सोडे का उपयोग किया जाता है, जिस कारण से क्या होता है कि मुलायम हो जाते हैं। ठीक है, तो ये खाने वाले जिसको हम लोग कहते हैं बेकिंग सोडा, ठीक है, इसका सूत्र है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है